हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वीवी श्रीवास्तव क्लासेस। हम इस वीडियो में इम्पोर्टेंट जनरल अवेयरनेस क्वेश्चन जो CHSL टीयर 1 और CGL टीयर 2 के लिए है ना फॉर्म होते हैं, उसे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये हमारा एपिसोड 3 है। इससे पहले हम 2 एपिसोड अपलोड कर चुके हैं, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर देंगे। और इसकी PDF भी हम आपको आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक प्रोवाइड करवा देंगे, वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर सकेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, फर्स्ट जो क्वेश्चन है, राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया इज ए फंडामेंटल राइट अंडर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। है ना, भारत के संविधान के तहत भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार का मौलिक, है ना, एक मौलिक अधिकार है ना। कौन से आर्टिकल के तहत? है ना, राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया ऐसा रखा गया है। तो ये रखा गया है हमारा आर्टिकल 19 के तहत। आर्टिकल 19 के तहत हम फ्रीली मूव कर सकते हैं पूरे इंडिया में, है ना, कहीं भी, एक्सेप्ट सम रिस्ट्रिक्टेड एरिया। ठीक है। और आर्टिकल 21 के तहत हम कहाँ जा सकते हैं? भारत से बाहर भी जा सकते हैं और आ भी सकते हैं। ठीक है। लेकिन अगर इंडिया की बात हो, है ना, टेरिटरी ऑफ इंडिया की बात हो, तो हम आर्टिकल 19 के तहत क्या करते हैं? पूरे इंडिया को फ्रीली मूव कर सकते हैं। ठीक है, एक्सेप्ट सम रिस्ट्रिक्टेड एरिया। ओके, नेक्स्ट है, द सुप्रीम कोर्ट है डिक्लेयर्ड एक्सेस टू इंटरनेट ए फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल, है ना। किस आर्टिकल के तहत, किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि इंटरनेट जो है ना, एक्सेस टू इंटरनेट क्या है? एक फंडामेंटल राइट है ना। इंटरनेट तक पहुंच क्या है? एक फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार है। ये सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने कौन से अनुच्छेद के तहत, है ना, ये कहा है ना। तो ये है आर्टिकल 19 के तहत। आर्टिकल 19 के तहत क्या है ना, सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया है, ओके, कि एक्सेस टू इंटरनेट एक फंडामेंटल राइट है। ओके, नेक्स्ट है, द फिल इन द ब्लैंक्स हैज द पावर टू पार्डन, ग्रांट और सस्पेंड और रिमिट पनिशमेंट टू एनी गिल्टी पर्सन। है ना, किसके पास, है ना, किसी भी दोषी व्यक्ति को क्षमा करने, प्रदान करने या निलंबित करने या सजा देने की शक्ति है। ठीक है। तो पार्डन की जो है ना, पार्डन पावर किसके पास है ना। तो पार्डन पावर, पार्डनिंग पावर जो होता है वो प्रेसिडेंट के पास होता है ना। प्रेसिडेंट क्या करते हैं? किसी भी इंसान को, है ना, जिसे दोषी करार दिया गया है, किसके द्वारा? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, है ना। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के बाद हम अपील कहाँ कर सकते हैं? ओनली प्रेसिडेंट है जो क्या कर सकते हैं? क्षमा दे सकते हैं, है ना। हम लोअर कोर्ट्स की क्या करेंगे? हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। हाई कोर्ट वाली डिसीजन को हम क्या करेंगे? सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से ने कोई भी डिसीजन अगर सुना दिया है ना, तो अगर वो इंसान इस जो डिसीजन से, है ना, अ, अपने आप को थोड़ा बहुत क्षमा चाहता है, तो वो कहाँ अप्लाई कर सकता है? प्रेसिडेंट के पास अप्लाई कर सकता है। और प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो पार्डन कर सकते हैं, है ना, या फिर सस्पेंड कर सकते हैं उस पनिशमेंट को किसी भी गिल्टी पर्सन्स के। ओके, नेक्स्ट है, व्हाट इज द अमाउंट इन रुपीज टू बी रिड्यूस्ड बाय टोकन डिडक्शन इन केस ऑफ फाइनेंशियल बिल? फाइनेंशियल बिल में कितने अमाउंट तक रिड्यूस किया जाता है टोकन डिडक्शन इन द केस ऑफ फाइनेंशियल बिल? तो ये होता है 100 रुपीज़ का, है ना, बी, है ना। वित्तीय बिल के मामले में टोकन कटौती द्वारा कम की जाने वाली राशि कितने रुपए की होती है? तो ये 100 रुपीज़ की होती है। ओके, नेक्स्ट, a motion moved by member of parliament when he feels a minister has committed a breach of privilege of house by withholding facts of a case is called, है ना, इसको क्या बोलेंगे? प्रिविलेज मोशन बोलेंगे। ठीक है। एक संसद सदस्य द्वारा एक प्रस्ताव, जब उन्हें लगता है कि किसी मंत्री ने किसी मामले के तथ्यों को रोककर सदन की विशेषाधिकार का उल्लंघन किया है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसके प्रिविलेज मोशन कहा जाता है ना। इस मोशन को क्या कहा जाएगा? प्रिविलेज मोशन कहा जाएगा। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस वाज रूल्ड बाय द वाडियार डायनेस्टी? वाडियार डायनेस्टी के द्वारा कौन से स्थान को रूल किया जाता था, शासन किया जाता था? तो वो कौन सा स्थान है? मैसूर,
मैसूर को किसके द्वारा रूल किया जाता था? वाडियार डायनेस्टी के द्वारा, है ना। उसके बाद टीपू सुल्तान, है ना, और हैदर अली एंड टीपू सुल्तान ने उसको रूल किया। उसके बाद फिर से ये वाडियार डायनेस्टी को चली गया। उसके बाद अंग्रेज़ों ने उसे अब कब्जा कर लिया। ठीक है, तो मैसूर को, है ना, रूल किया जाता था वाडियार डायनेस्टी के द्वारा। ओके, नेक्स्ट, इन विच बैटल अगेंस्ट मैसूर द ईस्ट इंडिया कंपनी अल्टीमेटली विन ए विक्ट्री, है ना। तो मैसूर के खिलाफ किस लड़ाई के अंततः ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई? तो फोर्थ एंग्लो मैसूर वार, ये जो हुई थी, है ना, ये हुई थी आपकी 1899 में। और इसमें ही क्या हुई थी, अंग्रेज़ों ने पूरी तरीके से टीपू सुल्तान को हरा दिया और उनको मार दिया। उसके बाद मैसूर को क्या किया, कब्जा कर लिया। ठीक है, तो फोर्थ एंग्लो मैसूर के बाद, है ना, मैसूर को ईस्ट इंडिया कंपनी ने जीत लिया था। ओके, नेक्स्ट है दिसंबर 1929 सेशन ऑफ कांग्रेस इन विच द रेजोल्यूशन ऑफ पूर्ण स्वराज वाज पास्ड वाज प्रिजाइडेड ओवर बाय। जो दिसंबर 1929 में, है ना, 1929 की जो आईएनसी सेशन हुई थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की सेशन हुई थी, है ना, इसमें पूर्ण स्वराज की रेजोल्यूशन को पास किया गया था। इसको किसके द्वारा प्रिजाइड किया गया था? वैसे जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रिजाइड किया गया था। ओके, नेक्स्ट है, इन विच ईयर डिड द लाहौर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस डिक्लेयर्ड 26 जनवरी टू बी सेलिब्रेटेड एज इंडिपेंडेंट डे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन ने किस वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी? तो ये था आपका 1930 को, है ना, 26 जनवरी 1930 को ये बोला गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, है ना, आईएनसी सेशन 1929 वाले में, कि 26 जनवरी 1930 को हम क्या मनाएंगे, स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। और इसलिए ही, है ना, 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया गया और गणतंत्र दिवस अभी हम क्या मनाते हैं, 26 जनवरी को मनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, विच टाइप ऑफ डेमोक्रेसी डू वी फॉलो इन इंडिया। भारत में हम किस प्रकार के लोकतंत्र का पालन करते हैं, है ना, तो किस प्रकार का लोकतंत्र का पालन करते हैं? तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी हमारी है। ठीक है, हमारी क्या है, हम जो जनता है वो एक इंसान को चुनते हैं और वो इंसान हमारे है ना, हमको रिप्रेजेंट करता है कहाँ पे, सदन में। ठीक है, या तो पार्लियामेंट में या फिर, है ना, हमारी स्टेट लेजिस्लेचर में। ओके, तो हमारी डेमोक्रेसी कैसी है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 3 पैरेलल रेंजेज ऑफ द हिमालय इन इट्स लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट, है ना, निम्नलिखित में कौन सा हिमालय की 3 समानांतर श्रेणियों में से एक अपने अनुदैर्ध्य विस्तार में नहीं है? ओके, तो ये कौन सी है, हिमशिखा। हिमशिखा जो है ना, हमारी 3 पैरेलल रेंज है उसमें नहीं है ये। ठीक है, हमारी जो 3 पैरेलल रेंज है वो सबसे ऊपर वाली हिमाचल, उसके बाद, है ना, हिमाद्री, हिमाचल, उसके बाद शिवालिक, ये होती है ना, हिमाद्री, हिमाचल, उसके बाद शिवालिक, है ना, ये 3 रेंजेज है हमारी, है ना, हिमशिखा रेंज नहीं है हमारी। ठीक है, इन विच पार्ट ऑफ इंडिया आर दी पताकाई बूम हिल लोकेटेड। पताकाई बूम, है ना, हिल जो है ना, पताकाई बूम पहाड़ियाँ भारत के किस भाग में स्थित है? तो ये किस भाग में स्थित है हमारे, ईस्टर्न पार्ट में, है ना, ये जनरली, है ना, इस साइड में, है ना, म्यांमार वाले, है ना, म्यांमार से जो बॉर्डर टच होता है उस साइड है। ठीक है, नेक्स्ट है, कंचनजंगा द सेकंड हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ द हिमालय इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। कंचनजंगा, है ना, जो माउंट एवरेस्ट के बाद, माउंट एवरेस्ट के बाद दूसरी बड़ी सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा, वो भारत के कौन से स्टेट में स्थित है? तो ये है सिक्किम, सिक्किम में ये स्थित है। ओके, नेक्स्ट है, गंगा इज रिजल्ट ऑफ कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर भागीरथी एंड अलकनंदा एट विच प्लेस, है ना, भागीरथी और जब अलकनंदा, ये भागीरथी और अलकनंदा जब इस प्लेस में आके मिलते हैं
और इसके बाद से क्या हो जाती है, इन दो नदियों मिल जाती है, इसका नाम क्या हो जाता है, गंगा। पहले क्या रहती है, भागीरथी, भागीरथी और क्या रहता है, अलकनंदा, अलकनंदा, है ना। इस प्लेस को क्या बोलते हैं, जहाँ पे ये दोनों नदियाँ मिलती है, इसको बोलते हैं देवप्रयाग। ठीक है, देवप्रयाग बोलते हैं। देवप्रयाग के बाद ये दोनों नदियाँ मिलके क्या बनाती हैं, गंगा को फॉर्म करती है। ठीक है, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नॉट ए ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है ना। तो कौन सी नहीं है, माही, है ना। माही नदी जो है ना, ये गंगा की सहायक नदी नहीं है। गंडक भी है, सोन भी है और कर्मनाशा भी है ना, लेकिन माही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, माही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है, घाघरा एंड सोन आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ विच रिवर। घाघरा और सोन किस नदी की सहायक नदियाँ हैं। तो घाघरा और सोन किस नदी की सहायक नदी है, तो ये है गंगा, है ना। गंगा की क्या है, ये सहायक नदियाँ हैं। ओके, द रिवर गंगा इमर्जेज फ्रॉम गंगोत्री ग्लेशियर एंड इन डैट। गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और कहाँ पे समाप्त होती है, तो ये बे ऑफ बंगाल में क्या होती है, समाप्त होती है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। गंगोत्री से निकलती है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, उसके बाद ये आ जाती है अपनी कहाँ पे, वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल के फरक्का से ये दो भाग में बढ़ जाती है, एक में हुगली हो जाती है और दूसरी में क्या हो जाती है, ये, है ना, ये नदी जाके पद्मा बांग्लादेश में चली जाती है। और बांग्लादेश दोनों जो ये हैं इसके भाग हैं, ये दोनों जाके बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। ठीक है, तो बंगाली खाड़ी में ये क्या होती है, अंत होती है इसकी। और ये शुरुआत कहाँ से होती है, कहाँ से निकलता है, गंगोत्री ग्लेशियर से, जो कि उत्तराखंड में है, वहाँ से निकलती है। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म ए रिवर डेल्टा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है। डेल्टा कौन नदी नहीं बनाती, नर्मदा नहीं बनाती है ना। ये नर्मदा और तापी क्या है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। जबकि जितनी भी बड़ी बड़ी नदियाँ हैं हमारे इंडिया में, वो सभी ईस्ट फ्लोइंग रिवर है ना। जबकि नर्मदा और तापी दो ऐसी नदियाँ हैं जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर हैं। ठीक है, और ये नदियाँ जो होती है, नर्मदा और तापी, ये डेल्टा का फॉर्म नहीं करती, ये किसका फॉर्म करती है, च्यूरी का फॉर्म करती है ना। बाकी जितनी भी नदियाँ हैं, महानदी, गोदावरी और कावेरी, ये सभी डेल्टा का फॉर्म करती है। ओके, लेकिन नर्मदा क्या होगा, ये डेल्टा का फॉर्मेशन नहीं करती, ये एस्चुरी बनाती है। नेक्स्ट है, विच टाइप ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लोज इन द फॉल्ट वैली। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी में बहती है। कौन सी नदी है जो भ्रंश घाटी में बहती है, तो ताप्ती, तापी नदी ऐसी है जो फॉल्ट वैली में क्या होती है, प्रवाहित होती है, फ्लो होती है ना। नेक्स्ट है, एलिजाबेथ वन वाज कंटेम्प्रोरी ऑफ विच मुगल रूलर, है ना। एलिजाबेथ प्रथम किस मुगल शासक के समकालीन थी, तो किसके समकालीन थी, तो ये अकबर के समकालीन थी, है ना। एलिजाबेथ वन, एलिजाबेथ वन, ठीक है, किसके समकालीन थी, तो अकबर के समकालीन थी। नेक्स्ट है, व्हाट इज द पॉपुलर नेम ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक अम्ल का लोकप्रिय नाम क्या है, तो ये विटामिन सी है। विटामिन सी को हम किस नाम से जाना जाता है, एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से हम इसे जानते हैं। ओके, नेक्स्ट है, नेम द ग्लैंड दैट कंट्रोल्स द फंक्शन ऑफ अदर इंडोक्राइन ग्लैंड। उस ग्रंथि का नाम बताइए जो अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्य को नियंत्रित करती है। तो ये कौन सी है ना ग्रंथि है, तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड है। पिट्यूटरी ग्लैंड है, जितने भी दूसरी ग्लैंड्स हैं उनके फंक्शंस को क्या करती है, कंट्रोल करती है। ठीक है, और इसे मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट है, विच कमिटी वाज सेट अप टू रिव्यू द कंसेप्ट ऑफ पॉवर्टी लाइन। पॉवर्टी, गरीबी रेखा की अवधारणा की समीक्षा के लिए किस समिति का गठन किया गया था। किस समिति का गठन किया गया था, तो एस तेंदुलकर कमेटी का गठन किया गया था, ताकि ये क्या कर सके, रिव्यू कर सके कंसेप्ट ऑफ पॉवर्टी लाइन के को, है ना।
इस तेंदुलकर कमेटी। नेक्स्ट है, हु इज़ द ऑथर ऑफ बुक विंग ऑफ फायर। विंग ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम क्या है? ऑथर हैं विंग्स ऑफ फायर के। ओके, नेक्स्ट है, व्हाट डज आर्टिकल 61 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विथ। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है हमारा? तो इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को निकालने की प्रक्रिया होती है, उससे रिलेटेड है कौन सा? आर्टिकल 61, आर्टिकल 60। ओके, आर्टिकल 61 में क्या है? इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट को रखा गया है। ओके, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट हैव बीन रिमूव्ड फ्रॉम द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान से हटा दिया गया है ना? तो कौन सी ऐसी फंडामेंटल राइट है जिसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से निकाल दिया गया है? तो ये है हमारे राइट टू प्रॉपर्टी, है ना। राइट टू प्रॉपर्टी अब क्या है? मौलिक अधिकार नहीं है, अब ये क्या है? लीगल अधिकार है, लीगल राइट है। ओके, नेक्स्ट है, विच टाइप ऑफ बॉडी वाज प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया। प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया जो थी, है ना, ये कैसी निकाय थी, किस प्रकार की निकाय थी? तो ये थी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, है ना। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का बोलने का मतलब क्या है? एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन से जो भी बॉडी बनाई जाती है, एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन से जो भी बॉडी बनाई जाती है उसे हम क्या बोलते हैं? एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन, एग्जीक्यूटिव जो सॉरी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी बोलते हैं इसको हम, है ना। तो जो प्लानिंग कमीशन है, या फिर अभी प्लानिंग कमीशन हट गया, अब नीति आयोग इसके प्लेस में आ गया, नीति आयोग, है ना, 1 जनवरी 2015 से। ठीक है, तो एक ऐसी बॉडी है, तो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ना, प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया भी और नीति आयोग भी। ओके, नेक्स्ट है, द सैलिनिटी ऑफ ओशियन वाटर इज कैलकुलेटेड एज द अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन ग्राम डिजॉल्व्ड इन हाउ मच ग्राम ऑफ सी वाटर। तो ये 1000 पर 10,000, है ना। समुद्र के पानी की लवणता की गणना समुद्र जल के 10,000वें ग्राम में घुले नमक की मात्रा के रूप में की जाती है। ओके, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल एम्पायर फर्स्ट एज्यूम्स द टाइटल ऑफ गाजी, है ना। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने सबसे पहले गाजी की उपाधि की धारणा की थी? तो किसने किया था इसका? बाबर। बाबर ने सबसे पहला जो मुगल एम्पायर थे जिन्होंने गाजी, है ना, गाजी उपाधि को धारण किया था इन्होंने। ओके, बाबर। नेक्स्ट है, द क्वालिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट फॉर अटॉर्नी जनरल मस्ट बी इक्विवेलेंट टू, है ना। अटॉर्नी जनरल के उम्मीदवार की योग्यता किसके बराबर होनी चाहिए? तो ये है जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर इनकी क्या होनी चाहिए? योग्यता होनी चाहिए, तभी किसी भी इंसान को अटॉर्नी जनरल बनाया जा सकता है। ठीक है, अटॉर्नी जनरल आर्टिकल किस तहत? आर्टिकल 76 के तहत, है ना, ये बॉडी बनाई जाती है। ठीक है, और इनकी क्वालिफिकेशन क्या होती है? आप क्या होनी चाहिए जनरली, है ना, 10 इयर्स तक एडवोकेट होने चाहिए। एडवोकेट होने चाहिए कहाँ पे? हाई कोर्ट में। या फिर आप जज होने चाहिए हाई कोर्ट के, कितने साल तक? 5 इयर्स तक। या फिर आप इमिनिएंट जूरिस्ट हो, इमिनिएंट जूरी हो किसकी नज़र में? प्रेसिडेंट की नज़र में। तो ऐसे इंसान को क्या किया जाएगा? अटॉर्नी जनरल के उम्मीदवार के लिए योग्य माना जाएगा। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल and hit the bell icon. Thank you.